हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 9। पहला प्रश्न, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? हिंदू स्थापत्य कला की, जैन, बौद्ध या द्रविड़ स्थापत्य कला की? तो इसका आंसर क्या होगा? जो माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिलवाड़ा का विमल वसई मंदिर है, कौन सा? विमल वसई मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह जी, उन्होंने 1031 में करवाया था। वहीं दिलवाड़ा में ही दूसरे मंदिर जिसे हम लूणा वसई मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के नमूने हैं? जैन स्थापत्य कला के नमूने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ढूंढाड़ राज्य में काचवाहा वंश की स्थापना किसने करी थी? सोडा सिंह ने, दूल्हे राय ने, कलहण ने या पृथ्वीराज ने? तो हमारा आंसर क्या होगा? दूल्हे राय जी ने ढूंढाड़ राज्य में काचवाहा वंश की स्थापना की थी। कब करी थी? हमारे सामने प्रश्न आता है। तो 1137 ईस्वी में। कब करी थी? 1137 ईस्वी में। दूल्हे राय कह सकते हैं, इन्हीं का अन्य नाम चलता है धोले राय जी। इन्हें हम तेजग्रहण के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि किसने करी थी, और एग्जाम में दूल्हे राय और धोले राय दोनों ही नहीं आए और तेजग्रहण नाम लिख दे तो ये भी हमारा आंसर होगा, यानी दूल्हे राय जी का नाम ही तेजग्रहण था। दूल्हे राय जी ने कहाँ पे अपनी पहली राजधानी बनाई थी? तो वर्तमान में जो दौसा वाला इलाका है वहां उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काचवाहा वंश की स्थापना दूल्हे राय ने या तेजकरण जी ने करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जो एरेनपुरा वाली छावनी थी वो कौन से जिले में थी? सिरोही में, अजमेर में, जोधपुर में, नागौर में? हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले एरेनपुरा छावनी की, तो ये किस जिले में थी? तो ये सिरोही वाला जो क्षेत्र है वहां थी। ठीक है, सिरोही जिले के एरिया में आती थी। और वर्तमान में एरेनपुरा कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में जो एरेनपुरा है वो पाली में पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है। और एरेनपुरा में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, वो किस तिथि को हुआ था? तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त 1857 को यहां से क्रांति का सूत्रपात हुआ था। किस महीने में? 23 अगस्त को। याद रखना है 23 अगस्त को, अगस्त के महीने में 23 तारीख थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। और अब ये देखो, दैनिक भास्कर की कुछ मैंने वो उठाई है क्लिप। उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि ब्रिटिश काल में जोधपुर रीजन के तात्कालिक कमांडेंट थे, उनका नाम था कैप्टन डाउनिंग। और कैप्टन डाउनिंग का ये जन्म स्थल था। जोधपुर रीजन के जो कमांडेंट थे कैप्टन डाउनिंग, उनका जन्म स्थल था एरिन। ठीक है, और यहीं पे बाद में उन्होंने एरिनपुरा छावनी बसाई थी। ठीक है, तो मतलब उनके जन्म स्थान का नाम एरिन था और वहां पे कैप्टन डाउनिंग के जन्म स्थान के स्थान पे ही एरिनपुरा छावनी का निर्माण किया गया। और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों की कब्रगाहें भी बनी हुई है एरिनपुरा छावनी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। जोधपुरा सभ्यता स्थित है कहाँ पे है? लूनी किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, साबी नदी, सरस्वती नदी या बेड़च नदी? तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है? जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर जिले में है। और जयपुर जिले में कौन सी नदी बहती है इनमें से? तो देखो, लूनी तो नहीं बहती, सरस्वती भी नहीं, बेड़च भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो साबी नदी है, इस नदी के किनारे जो जयपुर शहर में, जयपुर जिले में बहती है, जोधपुरा सभ्यता डेवलप हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जोधपुरा जो पुरातात्विक स्थल है वो जयपुर जिले की कौन सी तहसील के अंतर्गत आता है? तो जो कोटपुतली तहसील है ना, जयपुर की कौन सी तहसील? कोटपुतली तहसील के तहत जोधपुरा सभ्यता आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? यानी राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, ये किसने दिया था या इसका समर्थन किसने किया? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या फिर GH ओझा या मोहनोत नैंसी? तो इसका आंसर क्या होगा? राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है इसका समर्थन किया था मोहनोत नैंसी साहब ने। किसने? मोहनोत नैंसी साहब ने इसकी
अग्निकुंड से उत्पत्ति की बात करी गई है। और चंद्रबरदाई के जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें भी राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से बताया गया है और नैणसी साहब ने इसी बात का समर्थन किया है। अब देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, तो हम देख लेते हैं जो मुख्य मुख्य विद्वान हैं वो क्या कहते हैं। तो देखो, चंद्रबरदाई ने तो सीधा सीधा साफ साफ कह दिया कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। पहली बात तो हो गया, है ना। ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि तप करते थे और कुछ राक्षस उनके जो यज्ञ करते थे उसको दूषित कर देते थे। तब आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से मतलब जो उत्पन्न हुए कौन है, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, और इसी से चौहान पैदा हुए थे। और अग्निकुंड से जन्म लेने के कारण राजवंश क्या कहलाया, अग्निवंश कहलाया। वहीं अगर सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इन्होंने अग्निकुंड से समर्थन किया है। मोनो नैन्सी जो अपनी किताब है, कौन सी, नैणसी ख्यात, उन्होंने अग्निवंशी माना है। उसके बाद में टोड साहब ने क्या कहा है, इन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया। टोड है ना, उन्होंने क्या बताया, इनको राजपूतों को विदेशी बताया। कर्नल टोड ने अग्निकुंड के मत को समर्थन देते हुए कहा कि विदेशी जातियां शक, कुषाण, यूनानी, सीतियन, हुन आदि को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध किया गया था। ठीक है, यानी ये जातियां तो विदेशी थी, कौन कौन सी, शक, कुषाण, यूनानी, सीतियन, है ना, लेकिन इनको अग्नि संस्कार के द्वारा शुद्ध कर दिया गया और इन्हें भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से मतलब ये अग्निवंशी हुए थे। और अग्निकुंड का सिद्धांत ओझा जी ने अग्निपुराण ग्रंथ के अनुसार खंडन किया है। ओझा साहब ने, है ना, ये अग्निकुंडी सिद्धांत का खंडन किया है और उन्होंने ग्रंथ का संदर्भ दिया है। वो कौन सा ग्रंथ है, वो अग्निपुराण ग्रंथ है। और दशरथ शर्मा ने भी इस चीज का खंडन किया है और गोपीनाथ शर्मा ने भी उन्होंने खंडन किया है। मतलब दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने इस बात का खंडन किया है। और बाकी समर्थन किसने किया है, तो मोहन नैन्सी साहब ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के मतलब समर्थन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह हाड़ा चौहान शासक जिसे जहांगीर ने राम राजा और सर बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। मतलब हाड़ा शासक था, मतलब कोटा बूंदी उस इलाके के शासक थे और जहांगीर ने उनको उपाधियां दी। एक तो थी राम राजा की उपाधि, कौन सी, राम राजा की उपाधि, और दूसरी उपाधि सर बुलंद राय की उपाधि। बुलंद राय की उपाधि और राम राजा की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की। किसे, तो रतन सिंह को, राव भोज को, शत्रुसाल को या भाव सिंह को। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी राव रतन सिंह जी को जहांगीर द्वारा यह उपाधि प्रदान करी गई। और क्या कारण था, किस लिए उनको ये उपाधि दी, तो जो रतन सिंह जी थे उन्होंने क्या किया था, जहांगीर के समय उनका जो पुत्र था खुर्रम, उसने जहांगीर का विद्रोह कर दिया। अब जो रतन सिंह जी थे ना, राव रतन सिंह जी, इन्होंने जहांगीर की सहायता की इस मुश्किल समय में। तो फिर जहांगीर इस बात से खुश हो गया, फिर उसने राम राजा की उपाधि प्रदान कर दी और सरबुलंद की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब किसे समर्पित है, विलियम कुक, भीम सिंह, यति ज्ञानचंद्र या फिर जलंधर नाथ जी। तो जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की जो किताब है, ये किताब लिखी किसने, तो हमें पता है ये किताब जो अपने कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल टोड है, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, और इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र जी। इन्होंने अपने गुरुजी को ये किताब समर्पित करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यति ज्ञानचंद्र जी। अच्छा, इस किताब का संकलन किसने किया, तो कर्नल टोड के शिष्य, यानी जो यति ज्ञानचंद्र जी है उनके शिष्य तो कर्नल टोड हो गए। अब कर्नल टोड का शिष्य कौन है, तो विलियम कुक। विलियम कुक नाम का बंदा है, वो कर्नल टोड का शिष्य है और उसने इस किताब में जो बातें हैं उनका संकलन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी घोषित किया गया, सहरिया, मीणा, भील या गरासिया। तो जयराम पेशा कानून के तहत जो मीणा जनजाति है हमारी, उनको अपराधी घोषित किया गया था। ठीक है, और बाद में ये कानून रद्द कब हुआ, तो हमारी आज़ादी 1947 में मिल गई थी और 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था। लेकिन 1952 में जाने के बाद में इस काले कानून को रद्द हुआ, मतलब काफ़ी समय ले लिया
तो कौन सी जनजाति से संबंधित था? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भांडा साह जैन मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो जो भांडा साह जैन मंदिर है वो बीकानेर जिले में है। कहाँ पे है? बीकानेर जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भांडा साह नाम के व्यापारी थे, ठीक है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि जो ये भांडासा जैन मंदिर है इसके निर्माण करने में इसकी नींव में क्या डाला गया था? नारियल डाले गए थे और घी डाला गया। पानी डालते हैं ना वैसे नींव भरते समय हम, लेकिन इस भांडासा जैन मंदिर में मतलब थोक में घी डाला गया नींव के अंदर। और इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। तो ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहाँ पे है? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? बीकानेर ही होगा, क्योंकि भांडासा जैन मंदिर का ही अन्य नाम है वो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? फीणी, खीवण, लाखनी या बेसरी? नाक का कौन सा आभूषण नहीं है? फीणी नहीं है, खीवण नहीं है, लाखनी नहीं है या बेसरी नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो लाखनी आभूषण है वो नाक का नहीं है। बाकी फीणी, खीवण और बेसरी है ये नाक के आभूषण है। फीणी नाक का है, खीवण नाक का है, बेसरी नाक का है। लेकिन जो नाक लाखनी है ये नाक का नहीं है। ये कहाँ का आभूषण है? ये कलाई का आभूषण है ना। तो जो लाखनी मतलब लाखों रुपए की लाखनी कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये कलाई का आभूषण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ू कश्मीर में, पोखरण में, पर्वतसर में या फिर अमरकोट में? तो बाबा रामदेव जी महाराज है, इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में, ठीक है ना। और कहाँ पे पड़ता है उड़ू कश्मीर? तो बाड़मेर जिले में एक तहसील है, तहसील का नाम है सीव, और वहीं पे एक जगह है उड़ू कश्मीर, वहां पे रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या है? तो अजमाल जी इनके पिताजी का नाम है। क्या नाम है? अजमाल जी। और माता जी का नाम क्या है? तो मीणा दे जी है, वो रामदेव जी महाराज की माता है। उनके समाधि स्थल कहाँ है? तो रोनेचा। रोनेचा कहाँ पड़ता है? रोनेचा जैसलमेर में पड़ता है। यानी जन्म तो उड़ू कश्मीर में हुआ, वो बाड़मेर में पड़ता है, और समाधि स्थल इनका रोनेचा में है जो जैसलमेर में पड़ता है। और इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को रामदेव जी महाराज का मेला बढ़ता है। और मतलब भाद्रपद महीने की दूज से लेके मतलब द्वितीया से लेके 10वीं तक इनका मेला चलता रहता है। काफी लंबा मेला चलता है इनका। और अगले प्रश्न में चलते हैं। किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जशनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो जशनाती संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और जशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो जशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कर्तरियासर में। और कर्तरियासर कहाँ पड़ता है? ये बीकानेर जिले में पड़ता है। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? तो एक तो सिंबुदड़ा और एक कोंडा, ये जशनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन से? सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ है ये जशनाती संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ जशनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जंबेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, बूंदी में? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो गुरु जंबेश्वर जी का मेला है या जंबेश्वर जी महाराज का मेला है वो बीकानेर जिले में पड़ता है। बीकानेर जिले में तो ये गुरु जाम्बेश्वर जी महाराज ने मंगसर वदी मतलब उतरते, शुद्धि तो होती है लागते और बद्दी क्या होती है? उतरते नवमी। और संवत्ता कौन सा? 1593। अगर हमें विक्रमी अपना ईस्वी सन में देखें तो 1536 को लालासर साथरी नाम की जगह है। कौन सी जगह है? लालासर साथरी में महाप्रयाण प्राप्त किया था। किसने? अपने गुरु जंबेश्वर जी महाराज ने, ठीक है ना। ये गुरु जंबो जी का निर्वाण स्थल है। कौन सा स्थल है? साथरी, ठीक है ना। साथरी कहाँ पड़ता है? लालासर में। और लालासर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, ठीक है। और ये मुकाम से 28 किलोमीटर दूर बताया जाता है। कितना दूर है? 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ भव्य मंदिर है। और विष्णोई पंथ के संस्थापक गुरु जंबोजी महाराज ने मिंगसरवदी नवमी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किया था। और कब त्याग किया था इन्होंने अपने शरीर को? मंगसरवदी नवमी को, मतलब मंगसर के शुक्ल पक्ष की नवमी को 1593 में, 1593 संवत है। और ईस्वी कौन सा होगा? 1536 में। और इस जिस स्थिति को इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या इनको महाप्रयाण प्राप्त हुआ था उस स्थिति को क्या कहते हैं?
चीतल नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीतल नवमी। ठीक है, चीतल नवमी किसे कहते हैं? जब गुरु जम्बेश्वर जी महाराज है या जम्बेश्वर भगवान है, इनको महाप्रयाण प्राप्त हुआ था, उसे हम चीतल नवमी कहते हैं। तो चीतल नवमी का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो मतलब विष्णोई संप्रदाय से हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस जिले को हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? तो हस्तकला का तीर्थ ये कहते हैं जयपुर को। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? जयपुर जिले को हस्तकला का तीर्थ कहते हैं। लेकिन हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र अगर देखते हैं, मतलब हस्तकला का जो तीर्थ है, तीर्थ स्थल हस्तकला का, वो तो जयपुर हो गया, लेकिन हस्तकला का सबसे बड़ा स्थल केंद्र वो है बोरनाडा। और बोरनाडा कहाँ पड़ता है? बोरनाडा है भाई साहब जोधपुर जिले में। कहाँ पे है बोरनाडा? जोधपुर में। ये राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीड़ का चितेरा किसे कहते हैं? बाबा गोवर्धन लाल को, सौभाग्यमल गहलोत को, परमानंद गोयल को, परमानंद जोयल है, और बूढ़ सिंह जी को। तो जो नीड़ का चितेरा है ये किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत साहब को नीड़ का चितेरा कहते हैं। किसे? सौभाग्यमल गहलोत साहब को। और बिल्लू का चितेरा किसे कहते हैं? तो जो बाबा गोवर्धन लाल जी है इनको बीलों का चितेरा कहते हैं। किसे कहते हैं? बाबा गोवर्धन लाल को बीलों का चितेरा कहते हैं। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? तो परमानंद चोयल साहब को। परमानंद चोयल साहब है, इनको भैंसों का चितेरा कहते हैं। और बूढ़ सिंह जी को गांव का चितेरा कहते हैं। बूढ़ सिंह जी है, इनको बूढ़ सिंह जी शेखावत साहब, इनको गांव का चितेरा कहते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना, ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है और हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं। तो कौन सा? नीड़ का चितेरा। तो गहलोत है वो नीड़ के चितेरे हैं। सौभाग्यमल गहलोत साहब नीड़ के चितेरे, गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरे, परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे, और बूढ़ सिंह शेखावत है वो गांव के चितेरे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, झालावाड़, नागौर, पाली, अजमेर और सिरोही, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हमारा आंसर क्या होगा? अति आर्द्र, जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो अति आर्द्र में तो ऑब्वियसली दक्षिणी भाग आएगा। तो कोटा, झालावाड़ हो सकता है, नागौर, पाली तो हो ही नहीं सकता, ये तो मध्य में है। अजमेर, सिरोही ये भी नहीं हो सकता, गंगानगर, हनुमानगढ़ तो उत्तर में तो ये हो ही नहीं सकते। तो एक ही विकल्प बचता है हमारे पास में, यानी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला यह सवाल था ही नहीं कि कोटा और झालावाड़ राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के भाग है। ठीक है ना, कौन से जिले हैं? कोटा, झालावाड़। और कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? 80 से लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के भाग हो सकते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झील कौन सी है? पुष्कर, मानसागर, पिछोला या सभी? तो ये सभी जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल की गई राजस्थान से जिले हैं। ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये जून 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? जून 2001 में। 2001 का प्रोग्राम है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो जो फतेह सागर झील है जो उदयपुर जिले में है वो शामिल है। उसके बाद में पिछोला झील है, ये भी उदयपुर की, ये शामिल है। तो मतलब दो तो झीलें हो गई उदयपुर की, एक तो फतेह सागर, एक पिछोला। उसके बाद में आना सागर झील जो अजमेर में वो शामिल है, और पुष्कर झील अजमेर में शामिल है। यानी दो झील हो गई अजमेर की, मतलब फतेह सागर और पिछोला दोनों उदयपुर की, आना सागर और पुष्कर दोनों अजमेर की। बाद में एक झील नक्की जो माउंट आबू वाली है वो हो गई, एक मानसागर झील जयपुर वाली है वो शामिल होगी। ठीक है ना, मानसागर झील जयपुर। इस प्रकार कितनी जिले होंगी? टोटल 6 जिले हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, राजस्थान की झीलें। और ये कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी? तो जून 2001 में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बांसवाड़ा में, सेवर में, वल्लभनगर में या तबीजी में? तो चावल अनुसंधान केंद्र है ये अपने बांसवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। और सरसों अनुसंधान केंद्र ये अपने भरतपुर में, सेवर नाम की जगह है वहाँ पे सरसों अनुसंधान केंद्र। ज्वार अनुसंधान केंद्र तो ये वल्लभनगर नाम की जगह है उदयपुर में, वहाँ पे ज्वार का अनुसंधान केंद्र है। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे? ये तबीजी में है। और तबीजी कहाँ पड़ता है? अजमेर में।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? हम बात कर रहे हैं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1973, 2012, 2013 या 2012 की, मतलब 10 मई 2012 को। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 जनवरी 2012 को मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 9 जनवरी 2012 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी 2012। ठीक है ना, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अच्छा, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? ये तो कोटा, एक बूंदी, एक झालावाड़ और एक चित्तौड़। या यूं कह सकते हैं जो राजस्थान, जैसे इस प्रकार हमारा ये प्यारा राजस्थान है, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये इधर वाला इलाका, यहाँ पे ये मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। आप कहोगे कि चित्तौड़गढ़ तो यहाँ हो गया, यहाँ कैसे? तो ये रावतबाड़ा वाला एरिया है, ये हाड़ौती वाले एरिया के टच में हो रहा है ना, तो मतलब इस रावतबाड़ा वाला एरिया चित्तौड़ जिले का ही तो भाग है, तो इसी कारण मतलब ये मुकंदरा हिल्स भी चित्तौड़ जिले में भी फैला हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से तांबा खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डेगाना, खेतड़ी, आनंदपुर या फिर खेड़ा राजपुरा? हम बात कर रहे हैं तांबा खनिज उत्पादक क्षेत्र की, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो खेतड़ी है, राजस्थान में जो खेतड़ी वाला एरिया है वो तांबे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये तांबा से संबंधित है। कौन सा? खेतड़ी सिंघाना हो गया, ये झुंझुनू जिले में है। एक खोदरीबा भी तांबे से संबंधित है, लेकिन खोदरीबा कहाँ पे है? खोदरीबा है अलवर जिले में। कहाँ पे खोदरीबा अलवर जिले में है। उसके बाद में अगर बात करते हैं डेगाना नागौर जिले में पड़ता है, लेकिन ये टंगस्टन से संबंधित है। कौन से खनिज से संबंधित है? टंगस्टन से। फिर आनंदपुरा भूकिया कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और खेड़ा राजपुरा उदयपुर में। और ये कौन से खनिज से संबंधित है? तो ये सोने से संबंधित है। तो आनंदपुरा भूकिया और खेड़ा राजपुरा ये सोना से है। आनंदपुरा तो बांसवाड़ा में पड़ता है, और जो खेड़ा राजपुरा है वो कहाँ पड़ता है? वो उदयपुर में पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम गिनती करें शहर की पॉपुलेशन की, तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ होगी शहर की? प्रतापगढ़, जैसलमेर, पाली या जालोर? तो इसका आंसर होगा जो प्रतापगढ़ जिला है अपना, वहां सबसे कम शहरी जनसंख्या है। ठीक है ना, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये अपना जयपुर जिला है। कितनी जनसंख्या है? तो लगभग 66 लाख जनसंख्या है जयपुर जिले में। ठीक है ना, कितनी है? 66 लाख। अब जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो जैसलमेर जिला है ना, यहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या है? तो यहाँ पे तो 66 लाख है ना जयपुर में, तो जैसलमेर में मात्र 6 लाख ही है। जैसलमेर, जयपुर में तो 66 लाख और इसमें जैसलमेर में सिर्फ 6 लाख। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या भी जयपुर की है। किसकी है? जयपुर की। सबसे ज्यादा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर की, लेकिन सबसे कम कितनी है जयपुर में शहरी जनसंख्या? तो लगभग 66 लाख में से 34 लाख लोग जयपुर सिटी में रहते हैं। और सबसे कम शहरी जनसंख्या किसकी है? तो प्रतापगढ़ की है। यहाँ तो भाई साहब 71,000 लोग ही रहते हैं शहरों के अंदर, मात्र 71,000। कहाँ के? प्रतापगढ़ के। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या की गिनती भी जयपुर में, और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी जयपुर में ही है। ये कितने है? तो 31 लाख, क्योंकि 66 लाख है। 66 लाख में से 34 लाख तो रह गए शहरों में, और 31 लाख रह जाएंगे किसमें? ये अपने गांवों में रह जाएंगे जयपुर के। और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहां पे है? वो जैसलमेर में। तो देखो, सबसे कम जनसंख्या भी जैसलमेर में, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी जैसलमेर में, और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पे है? सबसे कम शहरी जनसंख्या है अपने प्रतापगढ़ में। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जयपुर में, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा में तो जयपुर, हर हाल में जयपुर आ रहा है, लेकिन सबसे कम में जैसलमेर ओवरऑल के मामले में, और ग्रामीण में भी जैसलमेर। लेकिन अगर सबसे कम शहरी पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़ होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
कौन से जिले से संबंधित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या ये सारे ही जिले जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित है? तो हमारा आंसर है ये सारे जिले शामिल है। देखिए राजस्थान के 8 जिले, कितने जिले? 8 जिले हैं वो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है। कितने जिले शामिल है? 8 जिले। कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो सवाई माधोपुर हो गया, एक कोटा हो गया, एक बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया। ये जो बीहड़ यानी चंबल नदी के आसपास वाले जिले हो गए ये, तो ये बीहड़ क्षेत्र से मतलब बीहड़ों से ग्रस्त है एरिया, तो इनको बीहड़ को रोकने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? 2005-06 में शुरू किया गया। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? जिला स्तर पर जिला परिषद है। कौन होगी? जो जिला परिषद होगी ना वो जिला स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी होगी। और राज्य में अनुमोदित कार्य करने की योजना की कार्य की स्वीकृति भी किसके द्वारा की जाएगी? जिला लेवल पर जिला परिषद के द्वारा की जाएगी। अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 123, 161, 76 या 333? तो अपने जो राज्यपाल साहब है उनकी क्षमादान करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? तो ये आर्टिकल 161 में दे रखी है। किसमें दे रखी है? आर्टिकल 161 में राज्यपाल साहब की क्षमादान की शक्ति दे रखी है। तो हमारा आंसर 161 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व निम्न में से कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग कार्यरत था? मतलब बात कर रहे हैं आरपीएससी की स्थापना से पहले राजस्थान की कौन सी रियासत में मतलब लोक सेवा आयोग था? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या इन सभी में? तो देखो, जब राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी उससे पहले जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में अपने स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना करी जा चुकी थी। और मतलब उस समय राजस्थान में 22 प्रांत थे, 22 में से मतलब जो 3 प्रांत मतलब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। ये मतलब आरपीएससी की साइट से डेटा है। बहुत सारी किताबों में ये इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी है, तो इसलिए मैंने साइट आरपीएससी की जो साइट है वहाँ से डेटा उठाया है। तो उसमें कहा गया है कि 22 प्रांतों में से 3 प्रांत कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे उस समय। ठीक है। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 के प्रकाशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश यानी एक अध्यादेश जारी हुआ 20 अगस्त 1949। ठीक है ना? कब जारी हुआ? 20 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी हुआ। और उस अध्यादेश में क्या कहा गया? अध्यादेश की एक धारा है, धारा 1 क्लोज 3। कौन सी धारा है? अध्यादेश की धारा क्लोज 3। उसके मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस स्थिति से प्रभाव में आना बता रखा है जिस स्थिति को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा। और 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1-3 की पालना में नोटिफिकेशन में गजट प्रकाशित किया गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो अध्यादेश आया ना उसमें कहा गया कि ये अध्यादेश इफेक्टिव कब से होगा? तो उसमें लिख रखा था कि अध्यादेश तो आज 20 अगस्त 1949 को आ गया, लेकिन इसकी घोषणा जो सरकार का गजट होता है, गजट नोटिफिकेशन, वो जब प्रकाशन होगा उस स्थिति से ये अध्यादेश इफेक्टिव होगा। मतलब अध्यादेश जारी करने वाली स्थिति से इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कब से इफेक्टिव हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है वो कह अध्यादेश में साफ साफ लिख रखा है कि जिस दिन गजट में प्रकाशन होगा ना उस दिन से। तो अध्यादेश तो 20 अगस्त 1949 को आया, लेकिन गजट में कब आ गया? 22 दिसंबर 1949 को प्रकाशित किया गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो कब मानी जाएगी? ये 20 अगस्त 1949 में नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है ना? कब मानी जाएगी? 22 दिसंबर 1949 को। अब आप कह रहे हैं कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हो, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? तो इसमें ये इसी तरह से बताया गया आरपीएससी की साइट पे। मतलब लोगों को कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में आरपीएससी ने अपने मतलब उस पे साइट पे क्लियर कर दिया कि इस प्रकार से कंफ्यूजन है। तो बात एक्चुअली ये है, इस कारण इसकी स्थापना तिथि कौन सी मानी जाएगी? आरपीएससी की स्थापना तिथि 22 दिसंबर 1949 मानी जाएगी। लेकिन ये पूछे अध्यादेश कब जारी किया गया, तब हमारा उत्तर क्या होगा? 20 अगस्त 1949 होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? वार्ड पंच, प्रधान, सरपंच या उप सरपंच? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं अपने जो सरपंच साहब होते हैं ना, वो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? जो सरपंच साहब है वो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होंगे।
और किसी भी गांव की अगर 3000 जनसंख्या है तो वहां पे ग्राम पंचायत का गठन होना आवश्यक है। और अगर 3000 की जनसंख्या है किसी गांव की तो उस गांव में मतलब 9 वार्ड होते हैं कम से कम, और बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वो वार्ड वहां पे बढ़ते जाते हैं। लेकिन 3000 की जनसंख्या पे न्यूनतम कितने वार्ड होंगे, तो ये 9 वार्ड होंगे। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जो अपने सरपंच साहब होते हैं वो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है, यानी आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है ना, और तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी जो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधायक बनना पड़ेगा, और विधायक बनना पड़ेगा तो आप विधानसभा में जाते हो तब आपकी उम्र 25 साल होगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप यूपी में हैं और यूपी में मतलब आप विधानसभा के सदस्य नहीं हो, मुख्यमंत्री बन गए तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो आपको विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या आपको विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, लेकिन विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए 30 साल है। तो अगर आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और विधान परिषद के माध्यम से बन रहे हो तो अब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 साल। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कम से कम पूछे तो 25 साल होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विधानसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी होती है, कम से कम 25 साल होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, साबित कदाचार, अक्षमता, दोनों या कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जाने का जो सिस्टम है, साबित कदाचार के आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है और अक्षमता के आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है, यानी दोनों परिस्थिति में उनको हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जो संविधान का आर्टिकल 217 है, ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल है, 217, ये अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, ये बात करता है किसके बारे में, मतलब जो हाई कोर्ट के जज है उनकी अपॉइंटमेंट के और कंडीशंस की, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल्स में बातें दे रखी है उसमें जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको हटाने के संबंध में जो शब्द का उपयोग हुआ है उस शब्द का नाम है रिमूवल। और ये लैंग्वेज जो उठाई है ये मतलब आर्टिकल 217 में 217 इसी प्रकार की लैंग्वेज दे रखी है। एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 217 का जो क्लोज ए क्या कहता है, एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of State, and in case of appointment of a judge other than the Chief Justice of the High Court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in Article 224 and in any other case until the attain the age of 62 year। यानी कम से मतलब जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है, 62 साल होती है, ठीक है। और उनको हटाने के लिए जो शब्द का उपयोग किया गया वो किसका उपयोग किया गया, अंग्रेजी का शब्द रिमूव्ड का उपयोग किया गया। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रदान करता है, राज्यपाल को, लोकपाल को, मुख्यमंत्री को या मुख्य सचिव को। तो जो लोकायुक्त है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल साहब को सौंपता है। किसको सौंपते हैं, राज्यपाल साहब को सौंपते हैं। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो आईडी दुआ साहब थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, वार्षिक रिपोर्ट लोकायुक्त है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। उड़ना अखिराज इस नाम से किसे जाना जाता था, उड़ना राजकुमार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं उड़ना अखिराज की। तो पृथ्वीराज को अखिराज देवड़ा, पहले को अखिराज देवड़ा, तीसरे को या सहसमल को। तो हमारा आंसर क्या होगा, उड़ना अखिराज के नाम से किसे जाना जाता है, अखिराज देवड़ा प्रथम को उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जो अखिराज थे या उड़ना अखिराज थे, इन्होंने 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा का साथ दिया था। और जो पृथ्वीराज है इनको क्या कहते थे, उड़ना राजकुमार कहते थे, ठीक है ना। इनको क्या कहते थे, पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैकमोहन, मॉरिसन, मेजर बर्टन या मेजर सावर्स। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की। तो कौन थे उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तो जो मैकमोहन है वो उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था, मैकमोहन।
और मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मॉरिसन है वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का? भरतपुर का। और मेजर बर्टन, तो बर्टन कहाँ पे होते हैं? कोर्ट पे होते हैं। तो कोटा के कौन होंगे? मेजर बर्टन। और मेजर सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये मेवाड़ के थे। मेजर सावर्स मेवाड़ के थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्नल टोड के अनुसार गुहिल किसके वंशज थे? कर्नल टोड साहब ने गुहिलों को किसका वंशज माना है? शिलादित्य का, सहसमल का, पृथ्वीराज का। तो जो टोड साहब है उन्होंने गुहिलों को शिलादित्य का वंशज माना है। किसका वंशज माना है? शिलादित्य का। और शिलादित्य कौन थे? तो ये गुजरात के शासक थे और इनकी रानी का नाम था पुष्पावती। और शिलादित्य और पुष्पावती के मतलब वंशज किसको माना गया है? टोड ने गुहिलों को शिलादित्य और पुष्पावती के वंशज माना है। किस समिति की सिफारिश पर जब जयपुर को राजधानी बनाया गया, यानी कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि राजस्थान की कैपिटल है वो जयपुर को बनाया गया था? सत्यनारायण राव समिति, फजल अली समिति, शंकरदेव राय समिति या के मेनन समिति? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, यानी सत्यनारायण राव समिति ने रिकमेंड किया था कि जयपुर को कैपिटल बनाया जाए। तो बाद में सत्यनारायण जी की बात मान के जयपुर को कैपिटल बनाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो आंसर सत्यनारायण राव समिति हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? फतेह सिंह जी साहब ने कौन से आयोग का गठन किया था? जब मतलब वहां पे जो मतलब शिकायत लेके गए थे ना 1897 के अंदर नानक जी पटेल, तो उनके बाद में जो कौन सा आयोग बनाया था महाराणा ने? हामिद हुसैन, टी राघवाचार्य मेनन या कोई नहीं? तो उन्होंने हामिद हुसैन आयोग बनाया था। महाराणा ने कौन सा, फतेह सिंह जी ने कौन सा आयोग बनाया? हामिद हुसैन आयोग बनाया था, लेकिन उसने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखो कुछ बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है उनके संबंध में जो घटनाएं, मुख्य मुख्य घटनाएं देख लेते हैं। तो 1919 में बिजोलिया में 3 सदस्यीय जांच आयोग बना था। 1919 में तब बात कौन सा आयोग, मतलब ये तो 1897 की बात है जब ये हामिद हुसैन आयोग तो 1897 के आसपास बन गया था। लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ये कब बना था? ये 1919 में बना था। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? वर्धा में की गई। किसने करी? विजय सिंह पथिक साहब ने करी। आगे 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो वर्धा में करेगी, लेकिन 1920 में आके राजस्थान में इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। 1922 में एजीजी हॉलैंड है ना, उसने किसानों को 84 में से 35 कर माफ कर दिए, यानी उसमें 84 टैक्स चल रहे थे। तो हॉलैंड ने क्या किया? 35 टैक्स है ना वो माफ कर दिए, 35 टैक्स को एलिमिनेट कर दिया। कब? 1922 में। और 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया गया। 1927 में उपरमाल पंच बोर्ड के सदस्य जमीनें छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। 1927 में जो उपरमाल पंच बोर्ड के सदस्य थे उन्होंने कहा कि हमें जमीनें नहीं चाहिए, हम नहीं खेती करेंगे, रखो अपनी जमीनें। और सरकारी जमीनों की बोली लगा देती है और जमीनें उठाने वाले मिल जाते हैं। मतलब बाद में सरकार क्या करती है? बाद में उन्होंने जमीन छोड़ दी तो कोई दूसरा आ जाएगा, तो बाद में दूसरे मतलब लोग बाग तैयार ही रहते हैं। कहीं भी आज की बात कर लो या फिर मतलब उस समय की बात कर लो, ऐसे मतलब लोग मिल ही जाते हैं जो स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, मतलब बड़े पिक्चर को नहीं देख पाते। तो कभी भी चले जाओ आप। तो उन्होंने तो जमीनों को छोड़ने का फैसला किया था ताकि अंग्रेज सरकार झुके, लेकिन कई लालची लोग आए, उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं ले रहे तो हम ले लेते हैं। और इस असफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विजय सिंह पथिक साहब ने क्या किया? आंदोलन से अलग कर लिया अपने आप को, है ना। कब? 1927 के बाद में। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? दिलवाड़ा जैन मंदिर में कितने मंदिर है? 4 है, 5 है, 3 है या 1 है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उसमें 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। कौन कौन से? तो ये श्वेतांबर जैन मंदिरों का समूह है। यानी श्वेतांबर जैन धर्म में 2 परंपराएं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो ये श्वेतांबर परंपरा से संबंधित है। इसमें विमल वसाई मंदिर, नेमिनाथ मंदिर, भीमसा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर मंदिर, ये 5 मंदिर है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की शान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से जैसलमेर से संबंधित मेला नहीं है? मरु महोत्सव, चुंगी तीर्थ मेला, चनन्नी चेरी मेला, ये रामदेवरा मेला। तो जो मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, चुंगी तीर्थ मेला भी जैसलमेर में होता है, रामदेवरा जी का मेला भी रामदेवरा मेला होता है, रामदेव जी महाराज का मेला ये भी जैसलमेर में होता है। लेकिन जो चनन्नी चेरी मेला है, कौन सा?
चननी चेरी मेला ये जैसलमेर में नहीं होता, तो कहाँ पे होता है चननी चेरी मेला? तो चननी चेरी मेला है ये अपने देशनोक में पड़ता है। और देशनोक कहाँ पे पड़ता है? देशनोक अपने बीकानेर जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है? रायकाबाग, भानगढ़, जूनागढ़ या खेतड़ी महल? तो जो झुंझुनू का खेतड़ी महल है ये राजस्थान का दूसरा हवा महल माना गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जो खेतड़ी के शासक है भोपाल सिंह जी, उन्होंने ये हवा महल बनाया था। और शेखावाटी के हवा महल के नाम से भी इसे जाना जाता है, और राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। दादू पंत के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? जो दादू पंत है उनका जो सत्संग करने का स्थल है उसे क्या कहते हैं? अलग दरीबा, खालसा, उत्तरादे या फिर प्रवचन? तो इसका आंसर क्या होगा? दादू पंत के जो सत्संग स्थल है उन्हें हम कहते हैं अलग दरीबा। क्या कहते हैं? अलग दरीबा कहते हैं। प्रधान पीठ कहाँ पे दादू पंत की? तो ये नारायणा में। नारायणा कहाँ पड़ता है? ये जयपुर जिले में पड़ता है। ठीक है ना। दादू पंत की प्रधान पीठ कहाँ पे? नारायणा में। नारायणा कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। राजस्थान का अंडमान कौन से फोर्ट को कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं? जूनागढ़, भटनेर, जयगढ़ या सोनारगढ़? तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान का अंडमान कहते हैं हम सोनारगढ़ को। ठीक है ना। और सोनारगढ़ को सोनारगढ़ क्यों कहते हैं? तो देखो हमारे सामने सोनारगढ़ आ गया, और सोनारगढ़ कैसा लग रहा है? सोने की तरह लग रहा है ना। तो जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती है उसी से ये दुर्ग है ना वो सोने की तरह दिखाई देना पड़ता लग जाता है, तो इसलिए इसे सोनारगढ़ नाम दिया गया, और इसे राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या सवाईमाधोपुर? तो कठपुतली कला के लिए अपना उदयपुर शहर प्रसिद्ध है। लाल लोमी मृदा राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर या दोनों जगह या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जो लाल लोमी मृदा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, डूंगरपुर में भी पाई जाती है। देखिए राजस्थान की कुछ प्रमुख मिट्टियां हैं। राजस्थान वैसे कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया है। हम प्रमुख मिट्टियों को देख लेते हैं। जो मिट्टी किसी एक जिले में पाई जाती है ना, आपको एग्जैक्टली वो तो याद रखनी है, और 2 जिलों में पाई जा रही कोई मिट्टी तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न लगातार बन रहे हैं। तो देखो जो रेवेरिना मृदा है, रेवेरिना नाम की मृदा, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान का जो अपना उत्तरी हिस्सा है ना वहाँ पे रेवेरिना मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे तो रेवेरिना होगी, कहाँ पे? गंगानगर में। और साइरोजक्स, तो साइरोजक्स भी, रेवेरिना भी यहीं पे और साइरोजक्स भी गंगानगर में ही। ठीक है ना। रेवेरिना और साइरोजक्स कहाँ पे? गंगानगर में। उसके बाद जिप्सी पेरस, तो मैंने आपको बताया जिप्सी कहाँ पेरते हैं, तो जिप्सी है वो बीकानेर जिले में पेरते हैं। कहाँ पे? बीकानेर में। तो जिप्सी पेरस बीकानेर जिले में। उसके बाद नवीन भूरी मृदा ये अपने भीलवाड़ा और अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर और भीलवाड़ा में। कौन सी? नवीन भूरी, भीलवाड़ा, अजमेर। फिर पर्वतीय मृदा तो ये अपने उदयपुर में और कोटा में। पर्वतीय मृदा कहाँ पे? उदयपुर, कोटा में। फिर लाल लोमी मृदा, तो लाल लोमी मृदा देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। कहाँ पे? जो ये वाला एरिया है ना यहाँ पे लाल लोमी मृदा। और केलसी ब्राउन मृदा एक तो बीकानेर में एक जैसलमेर में। ठीक है ना। बीकानेर जैसलमेर में कौन सी मृदा? केलसी ब्राउन। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेवेरिना गंगानगर, साइरोजक्स गंगानगर, जिप्सी पेरस बीकानेर, नवीन भूरी भीलवाड़ा और अजमेर, यानी मध्य में नवीन भूरी है। ठीक है ना। मध्य में कौन सा जिला पड़ता है? अजमेर राजस्थान का हार्ट है तो मध्य में, और उससे जस्ट नीचे कौन सा जिला आता है? भीलवाड़ा। तो अजमेर भीलवाड़ा में नवीन भूरी। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का एकदम दक्षिणी में लाल लोमी। और केलसी ब्राउन पूछ सकते हैं इस बार, तो ये बीकानेर जैसलमेर में और बीकानेर में कौन सी मृदा है? केलसी ब्राउन मृदा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, सीकर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जोधपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। और इस संस्थान को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? अलवर, जयपुर, जोधपुर या नागौर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जोधपुर जिला उसमें शामिल नहीं है। देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है राजस्थान में। तो इसमें कौन कौन से कॉरिडोर मुख्य है? देखो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवास क्षेत्र एक जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र माना गया है, एक अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र माना गया है, एक राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना गया है, पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र माना गया है। ठीक है ना। ये तो
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अब बात करें दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की, तो ये कौन कौन से जिले इसमें हैं? तो ये 7 जिले हैं, लेकिन मेरे पास में 1 2 3 4 5 जिले हैं। जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर, ये जिले दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के हिस्से हैं। तो इसमें अलवर भी है, जयपुर भी है और नागौर भी है, लेकिन जोधपुर जिला तो इस लिस्ट में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर है, वो दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिप्स 2019 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के अंतर्गत जो थ्रस्ट सेक्टर है, कौन सा? जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके विनिर्माण में जो निवेश करेंगे तो उद्यमों की देय निवेश पूंजी की अनुदान करने की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो पहले तो देखो वो 25 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है? ये 100 लाख कर दी गई है। 25 लाख से बढ़ा के जेम्स और ज्वेलरी में जो निवेश करने की जो अनुदान करने की अधिकतम सीमा है वो पहले 25 लाख थी, लेकिन अब 1 करोड़ कर दी गई है, क्योंकि इसे थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है। इस योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। तो कौन सी योजना है? सहयोग योजना, महिला समृद्धि योजना, स्वयं सिद्धि योजना या सहयोग और उपहार योजना? तो हमारा आंसर क्या होगा? सहयोग और उपहार योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अच्छा ठीक है, ये योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है वो 12 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई, और इसका पहले नाम सहयोग और उपहार योजना था, अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देय लाभ कितना है? यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितना लाभ दिया जाएगा? 12,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये 3 किस्त में दी जाएगी। पहली किस्त में 1,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर 2,000 रुपये दिए जाएंगे और अंतिम किस्त के रूप में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार 1,000, 2,000, 2,000 कितने हो गए? 5,000 हो गए। तो कुल अनुदान कितना होगा? 5,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया? तो जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम है ना, वो 2019 में लाया गया था। कब से लागू किया गया? 5/12/2019, 26/11, 10/1/20 या फिर 10/12/19। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10 जनवरी 2020 से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। कब से? 10 जनवरी 2020 से। 10/1/20 कब से? 10/1/20 से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 2019 का है उसे लागू किया गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई, ठीक है, लेकिन कब करी गई? 1991, 92, 93, 94। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। कहां पे करी गई? सेवर में करी गई। सेवर कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? तो जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राज्यपाल साहब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल साहब के द्वारा। लेकिन स्पीकर की नियुक्ति जो विधानसभा के सदस्य है ना वो अपने आप में से चुन लेते हैं, उसमें राज्यपाल साहब का योगदान नहीं होता है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हरदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल या अशोक गहलोत? तो हमारा आंसर है जो टीकाराम पालीवाल है, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। देखो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री साहब थे। और जयनारायण व्यास साहब वो राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। बाद में ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, तो वो कौन थे? तो वो अपने जयनारायण व्यास साहब थे। कौन थे? जयनारायण व्यास साहब थे। और टीकाराम पालीवाल ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि जो जयनारायण व्यास साहब है वो उस विधानसभा में चुन के नहीं आ सके थे, बाद में वो उपचुनाव में जीत के आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के मंत्रिमंडलीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? प्रशासन की बात कर रहे हैं तो जो मंत्रिमंडलीय प्रशासन उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल का सचिव, गृह सचिव या मुख्य सचिव? तो मंत्रिमंडलीय प्रशासन का मुख्य सचिव होता है ना, वो सबसे बड़े प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया?
तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था ना थोड़ी इंटरेस्टिंग रही। शुरुआत में संभागीय व्यवस्था तो थी नहीं, फिर नहीं, शुरुआत में तो थी, बाद में 1962 में इसे हटा दिया गया, फिर 1987 में इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया, है ना। बाद में अलग संभाग बनाए गए। तो इस प्रकार देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखो 1829 में जिला कलेक्टर के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया गया था। तो जो संभागीय आयुक्त का पद है ना, वो कब सृजित किया गया? तो ये 1829 में किया गया, ठीक है ना। कब किया गया? भारत की बात कर रहे हैं, 1829 में कर दिया गया था। 1949 के अंदर राजस्थान में कुल 25 जिले थे, उनको 5 संभागों में बांटा गया। 1949 में कितने संभाग बनाए गए? 5। कौन कौन से? एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, 3 तो बड़े हो गए, फिर एक बीकानेर और एक कोटा, ठीक है। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिला दिया गया, और राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आ गया। तो ये बात आपको पता है। फिर अप्रैल 1962 का साल आया। कब आया? अप्रैल 1962। और उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? तो अपने सुखाड़िया साहब और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को कहा भले यार ये बढ़िया नहीं है, इसको हटाते थे। सुखाड़िया साहब ने जो संभागीय व्यवस्था उसे हटा दिया। फिर जनवरी 1987 का साल आया, और हरदेव जोशी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया, है ना, और 6 संभाग बना दिए। 5 संभाग थे ना उस समय, तो उन्होंने 1 संभाग और बना दिया गया। तो कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। अब 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में कितने संभाग है? वर्तमान में 7 संभाग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी आपको सरपंचाई का चुनाव लड़ना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल। तो अगर आप सरपंचाई का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 साल। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल या 4 साल। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल तो 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन कौन करता है? यानी मुख्य सचिव कौन बनेंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति कौन डिसाइड करते हैं? तो जो अपने मुख्यमंत्री साहब है ना, वो डिसाइड करते हैं कि जो सीएस है यानी चीफ सेक्रेटरी है वो कौन बनेगा। वो मुख्यमंत्री साहब ही डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्य में सबसे कम रहा? यानी कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं? जगन्नाथ पहाड़िया, हरदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या बरकतुल्ला खान? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो हीरालाल देवपुरा साहब है वो राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति है। कौन? हीरालाल देवपुरा साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं। नालिसा मस्जिद कहां पे है? चोमू में, सांभर में, डिडोना में या लोसल में? तो जो नालिसा नाम की मस्जिद है वो कहां पे है? ये अपने सांभर में है। और सांभर कहां पड़ता है? जयपुर में। तो नालिसा मस्जिद कहां पे है? सांभर, जयपुर में नालिसा मस्जिद है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? यानी रंगनाथ मंदिर है वो अपने गोपुरम की आकृति के लिए फेमस है। कहां पे? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में, आबू रोड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी पुष्कर में ये रंगनाथ मंदिर है और ये अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ पूरणमल जी थे। कौन थे? पूरणमल जी। उन्होंने 1844 में इसका निर्माण करवाया। और कैसा दिखता है इसका गोपुरम, कैसा आकर सके? तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये रंगनाथ जी का मंदिर है जो अपने पुष्कर में है। कहां पे है? रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है। और ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में है। इसका निर्माण पूरणमल जी ने करवाया, 1844 में कराया। और इसका गोपुरम देखो कितना शानदार है। ये जो ऊपर बना हुआ ना, ये गोपुरम है, द्रविड़ में बना हुआ है। तो ये गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है और ये पुष्कर में है। राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते हैं? मीनाकारी के पहने तो जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? मीनाकारी के जो गहने हैं वो कहाँ के फेमस है? जयपुर की मीनाकारी के गहने प्रसिद्ध है। मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में, दौसा में, पाली में या फिर राजसमंद में? तो जो मूछाला महावीर मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये रणकपुर पाली में है। कहाँ पे? मूछाला महावीर मंदिर रणकपुर पाली में है। और आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, ये कौन सा मंदिर है? ये मूछाला महावीर मंदिर। ये कौन सा है? मूछाला महावीर मंदिर। कौन? ठीक है, कहाँ पे है? ये पाली में, रणकपुर पाली में है। अगले प्रश्न चलते हैं। राजस्थान के किस प्राचीन नगर से खंडेलवाल महाजनों का उद्भव हुआ? तो खंडेलवाल महाजन है ना, वो कहाँ से उठ के आए थे? मालपुरा से, मांडलगढ़ से, खंडेला से, खांडेलसर से? तो जो राजस्थान के जो खंडेलवाल महाजन है ना, ये कहाँ से आए थे? ये खंडेला सीकर से उठ के आए हैं। कहाँ से उठ के आए हैं? खंडेला सीकर से।
शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित है देश का उपग्रह कौन सा है? इनसेट 1, एडुसेट, एडुसेट 3 है, इनसेट 4। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एडुसेट नाम का जो उपग्रह है ये शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित उपग्रह है और इस प्रकार का पहला उपग्रह है। शमसा कार्यक्रम का विजन क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। तो समग्र शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं हम जिसे, उसका उद्देश्य क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा ही होगा ना, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा समग्र शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। और वर्तमान में जो समग्र शिक्षा कार्यक्रम है इसे समग्र शिक्षा योजना को बढ़ा के 2021-22 तक इसकी वैलिडिटी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 2025-26 कर दिया गया। कितना कर दिया? 2025-26 कर दिया गया। स्वगुण ऑनलाइन पोर्टल का संबंध किससे है? समसा से, रामसा से, सर्व शिक्षा अभियान से या डीपीईपी से? तो जो सगुन ऑनलाइन पोर्टल है उसका संबंध है सर्व शिक्षा अभियान से। सगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान से सगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5वीं तक के कितने कार्य दिवस होने चाहिए? मतलब 1 से 5वीं कक्षा तक मतलब वो है स्कूल है, तो वहाँ कितने कार्य दिवस होने चाहिए? 200, 210, 220 से 230। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी उसमें 1 से 5वीं तक में 200 कार्य दिवस होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल शिक्षक की स्वीकृत संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए? तो जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिनियम है 2009 का, उसमें ये कहा गया है कि 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं रहने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। अगले प्रश्न चलते हैं। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस किताब के लेखक कौन है? हेडफील्ड, शेफर, CW बियर्स या स्किनर? तो ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं CW बियर्स साहब। कौन है? बियर पी के, मतलब माइंड को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार की ट्रिक मैंने पिछली बार प्रश्न आया तब भी बताई थी। और जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है, तो वो विधि कौन सी है? तो अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है। अवलोकन, कहानी, प्रश्नोत्तर ये सभी। तो देखो जो कहानी विधि है उसमें अध्यापक तो सक्रिय रहेगा और बालक उसमें निष्क्रिय रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है? विकास का प्रतिमान किधर बढ़ता है? बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय या फिर विशिष्ट से सामान्य? तो इसका आंसर होगा शीर्ष पदीय, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा ना विकास का प्रतिमान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसने दिया? कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जेएस ब्रूनर या फिर जीन पियाजे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? प्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो किशोरों को है ना कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? लालच नहीं देना चाहिए किशोर लोगों को। और तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किससे? किस आयु वर्ग में होता है? तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी आयु वर्ग में होता है? 7 साल में, 11 साल में, 9 साल में, 6 साल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो 11 साल की एज है ना उस समय तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है ना, 11 साल की अवस्था में। निम्न में से किसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में किसे शामिल नहीं कर सकते? चिंतन को, प्रत्यक्षण को, स्मृति को, परिपक्वता को। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में परिपक्वता को शामिल नहीं किया जा सकता, बाकी चिंतन, प्रत्यक्षण और स्मृति को शामिल किया जाता है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पे सबसे पहले किसने किया था? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पे कायल, पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल या पावलोव। तो जो मेंडल साहब है उन्होंने चूहों पे सबसे पहले प्रयोग किया था वंशानुक्रम से संबंधित। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? यानी आदत का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण। तो आदत प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और अभिवृत्तियां करना, इनका अर्जन कहलाता है अधिगम, यानी सीखना कहलाता है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत होता रहता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है, किशोरावस्था तक होता है या केवल बचपन तक? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी किसी व्यक्ति का जो अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति 40 साल का तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है, क्योंकि सारी चीजें तो सीखी नहीं जा सकती तब तक, तो मतलब सीख ही रहा है ना। अभी कोई 50 का तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत किसी व्यक्ति का अधिगम चलता रहता है।
कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यानी इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है, ASSCII, रेम, TCP IP या DBA। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तो TCP IP है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का प्रकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होता है। तो क्या आएगा स्पेस में, खाली जगह में, एप्लेट, स्पाइडर, इंडेक्स या सर्च इंजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो सर्च इंजन है ना उसका उपयोग करने में सूचना प्राप्त होती है और डाटाबेस संरचना में व्यवस्थित होता रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसको ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है, फैक्ट एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस या कोई नहीं। यानी आपको ईमेल भेजना है किसी तीसरे पार्टी को, तो उसको आपको उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, तो आपके पास उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप अपने ईमेल से उसको ईमेल कर सकते हो। और इंटरनेट इस नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी इंटरनेट को और कौन से नाम से जाना जाता है, लैपटॉप, फैक्स, सूचना का सुपर हाईवे या टेलीफोन। तो देखो इंटरनेट है उसे हम क्या कहते हैं, सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, .gov.edu.mil.net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, यानी एक्सटेंशन के साथ आगे जो पॉइंट लिखे रहते हैं 2-2-3-3, इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डोमेन नेम होते हैं। यानी जैसे मान लो आपकी ईमेल आईडी है rakesh5752@gmail.com, तो @gmail.com क्या हो गया, वो आपका डोमेन नेम हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हमने आज की वीडियो को समाप्त कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।